क्लास 12 चैप्टर 2 दो ध्रुव्य का अंत। ठीक है, दो ध्रुव्य का अंत में मतलब ये है कि जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर है शीत युद्ध, तो शीत युद्ध में क्या है कि दो महाशक्ति है, अमेरिका और सोवियत संघ। ठीक है, तो जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ, फिर सेकंड विश्व युद्ध हुआ, उसका जब अंत हुआ तो उस समय जब अंत हुआ तो उससे कुछ टाइम पहले ही दोनों महाशक्ति का जो है उनकी विचारधाराओं को लेकर संघर्ष होने लगा था। जो सोवियत संघ है वो कम्युनिस्ट विचारधारा यानी साम्यवादी विचारधारा को फैलाना चाहता था। अमेरिका जो है वो लोकतंत्र और पूंजीवादी को फैलाना चाहता था। तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई वहीं से शुरू हो चुकी थी। ठीक है, तो किस तरीके से जो लड़ाई चल रही थी विश्व में महाशक्ति बनने की, उसका अंत किस तरीके से हुआ, इस चैप्टर में हम वो पढ़ेंगे। ठीक, तो आपकी बुक में जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें पहले ही पे ही दिया होगा बर्लिन की दीवार। तो बर्लिन की दीवार क्या है, तो बर्लिन जो है वो जर्मन में स्थित है। ठीक, और जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, क्योंकि जो फर्स्ट वॉर हुआ तो भी जर्मनी की भागीदारी थी, सेकेंड वॉर जो हुआ उसमें भी जर्मनी की भागीदारी थी। ठीक है ना, तो जर्मनी को दंड दिया गया था और इसे आपस में बांट लिया गया था। और फिर क्या हुआ, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ तो विश्व की दो महाशक्ति का उदय हुआ। विश्व की दो महाशक्ति अमेरिका और सोवियत संघ। अमेरिका जो है वो पश्चिमी को लीड कर रहा था और सोवियत संघ जो है वो पूर्वी राष्ट्र को लीड कर रहा था। ठीक, शीत युद्ध की शुरुआत बर्लिन की दीवार से शुरू हुई थी और शीत युद्ध का अंत बर्लिन की दीवार टूट के हुआ था, ये याद रखना है। ठीक है, तो शीत युद्ध की शुरुआत जो है बर्लिन में दीवार बना दी गई जो सोवियत संघ के द्वारा 1961 में बनाई गई थी। क्योंकि जो सोवियत संघ है उसे लगने लगा था कि जो अमेरिका है वो इसमें ज़्यादा हस्तक्षेप कर रहा है और यहाँ पर वो अपनी विचारधारा को फैला लेगा, इसलिए उन्होंने क्या करी, यहाँ पर उनकी विचारधारा को, उनकी हेल्प को रोकने के लिए उसने यहाँ पर दीवार बना दी थी। इस तरीके से जर्मनी का विभाजन हो गया पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी के बीच में। सोवियत संघ के द्वारा ये दीवार बनाई गई थी और काफ़ी लंबे समय तक ये दीवार जो है वो खड़ी रही थी और इसी को शीत युद्ध का प्रतीक भी कहा जाता है। क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि शीत युद्ध का प्रतीक किसे कहा जाता है, तो बर्लिन की दीवार को कहा जाता है जो 1961 में सोवियत संघ के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, शीत युद्ध का प्रतीक जर्मनी का विभाजन था। ठीक, बर्लिन में दीवार बनाई गई थी जो, और इस दीवार को गिराया कब किया था, तो 9 नवंबर 1989 में यह जो दीवार है वो जर्मनी पूर्वी और पश्चिमी जर्मनियों के द्वारा गिरा दी गई थी और इस तरीके से शीत युद्ध का अंत हुआ और जर्मनी का एकीकरण हो गया था। पूर्वी जर्मनी द्वारा यह दीवार गिराई गई थी और जर्मनी का जैसे ही एकीकरण हुआ, जब जर्मनी एक हो गए, पूर्वी और पश्चिमी जो मिल गए, अब इस तरीके से क्या हुआ कि शीत युद्ध का अंत भी हो गया। शीत युद्ध की शुरुआत जो है 1945 में हुई थी, अमेरिका और सोवियत संघ के द्वारा हुई थी। ठीक है, अमेरिका जो है उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवादी को बढ़ावा देना चाहता था, सोवियत संघ जो है वो साम्यवादी विचारधारा को बढ़ावा देता था और पूंजीवादी का खुलकर विरोध करता था। और देखो, जर्मनी जो है उसे पूर्वी और पश्चिमी में बांट लिया गया था और ये जो दीवार मैंने बनाई है मतलब ऐसी, तो उसको 1961 में सोवियत संघ के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, आपके समझाने के लिए यहाँ पे समझाया है। सोवियत प्रणाली क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका पूछा जाता है, ये भी आएगा। 1917 में मतलब ऐसा रूस के अंदर क्या हुआ कि रूस एक सोवियत संघ बन के उभर के आया। तो रूस के अंदर राजाओं का शासन था। ठीक है, और जो सामंती वर्ग थे वो बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे, गरीबों का, श्रमिकों का शोषण होता था, किसानों का शोषण होता था। तो 1917 के अंदर तो रूस के अंदर लेनिनवाद के नेतृत्व में एक क्रांति शुरू हुई जो समाज में समानता चाहते थे और पूंजीवादी का खुलकर इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये मार्क्सवादी के विचार से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो 1917 में रूस के अंदर समाजवादी क्रांति हुई, जिसके बाद रूस ने अपने साथ 15 राज्यों को मिलाकर सोवियत संघ की स्थापना
की, जिसमें उसने 15 राज्यों से वादा भी किया था कि सबको एक समान रखेगा, सबको सबके विचार के अधिकार देगा और सबके धर्मनिरपेक्ष होगा। इस तरीके की बातें उसने करी थी, ठीक है। रूस में क्रांति जो है पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध में हुई थी। बता दिया मैंने कि जो राजाओं का शासन था या सामंतियों का शासन था, वो बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे, किसानों से बहुत ज़्यादा काम कराते थे, उनका शोषण करना, समय निश्चित नहीं होता था, ठीक है। जिसके वजह से वहाँ का एक वर्ग जो है, जो असमानता का शिकार होता था, उन्होंने राजा के खिलाफ, शासन के खिलाफ खुलकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। और ये जो है 1917 में लेनिनवाद के नेतृत्व में आकर यह आंदोलन और ज़्यादा बढ़ा और उसके बाद राजा का शासन यहाँ से हट गया और सोवियत जो रूस है उसने 15 राज्यों के साथ मिलकर सोवियत संघ की स्थापना करी, ठीक है। रूस में क्रांति के कारण क्या थे, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कारण क्या है? पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध, सामंती राजा, ठीक है, ये वाली बात है। और उत्पत्ति या प्रेरित, तो रूस में क्रांति जो है वो चाहते थे कि यहाँ पर सामंतवाद तथा आदर्श पर आधारित समाज हो, मतलब जहाँ पर सभी को एक समान माना जाता हो, पैसों के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव ना होता हो, जैसे श्रमिकों से बहुत देर देर तक काम ना कराया जाता हो, किसानों के ऊपर अगर हैवी टैक्स या कर वसूला ना जाता हो, समाज में निजी संपत्ति या संस्था को समाप्त कर देना, मतलब जितने भी प्राइवेट सेक्टर होते हैं, प्राइवेट चीज़ें होती हैं, उसे ख़त्म करके समाज में एक समान रखना। क्योंकि जब समाज में प्राइवेट सेक्टर होते हैं तो प्राइवेट वाले क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा पूंजी, मतलब अमीर हो जाते हैं, है ना। तो और जो अन्य होते हैं वो गरीब, मतलब इस तरीके से प्राइवेट सेक्टर जो है पूंजीवादी को बढ़ावा देता है और समाज में असमानता बढ़ती है। और समाज को समानता का सिद्धांत स्थापित करना, यानी कि कुछ भी हो सब एक समान होंगे, किसान, मजदूर, श्रमिक सब बराबर होंगे। तो जो साम्यवादी है वो मजदूरों की पार्टी है, जो श्रमिकों के अधिकार की बात करती है। तो सोवियत प्रणाली के जो निर्माताएं हैं जिन्होंने इसे बनाया, राज्य तथा पार्टी की संस्था को महत्व दिया, मतलब जिन्होंने सोवियत को बनाया उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने राज्य को और पार्टी, यानी जो उस पर शासन करेगी उसको बहुत महत्व दिया। आप सभी जानते होंगे कि सोवियत संघ के अंदर साम्यवादी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, विचारधारा साम्यवादी है, मगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी का बोलबाला है, दूसरी कोई पार्टी नहीं है। यहाँ पे विपक्ष नहीं है, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे विपक्ष नहीं है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब समाज में विपक्ष नहीं होता है तो कहीं ना कहीं जो तानाशाह का जो शिकंजा है वो ज़्यादा से ज़्यादा कसता चला जाता है। इसलिए समाज में आप आगे मैंने समझाया है सोवियत प्रणाली क्या है, तो वो मैंने शॉर्ट्स में लिख दिया है। पार्टी की संस्था को महत्व दिया, अन्य राजनीतिक दल को कोई भी महत्व नहीं था, जो भी मैं बता रही थी कि यहाँ पे कोई भी विरोधी या विपक्षी दल नहीं था। अर्थव्यवस्था योजनाविद पर आधारित थी, यानी कि जो इनकी अर्थव्यवस्था होगी वो योजना से बनाई जाएगी। जैसे कि हमारे भारत में पंचवर्षीय योजना जो है वो इन्हीं से ली गई है, 5 साल तक किसी एक पर कार्य करना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने मतलब जैसे इन्होंने डिसाइड किया कि ये शिक्षा स्तर पर अच्छा काम करना चाहते हैं, तो ये 5 सालों तक सिर्फ और सिर्फ शिक्षा स्तर पर ही सारे पैसे लगाएंगे। उसी को बोला जाता है योजना वृत्त पर आधारित अर्थव्यवस्था, मतलब राज्यों पर नियंत्रण। और सभी देखो किसी में क्या था कि सिर्फ और सिर्फ राज्यों का नियंत्रण होगा, ठीक है, कोई दूसरी पार्टी नहीं है। और यहाँ पे किसी भी निजी जो भी निजी संस्था है उसका कोई भी अधिकार नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ राज्य अपने अकॉर्डिंग सारा काम करेगा। फिर क्या है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप का जो पूर्वी पार्ट था जिस पर सोवियत संघ का अधिकार था, दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश जो है वो सोवियत संघ के अंडर में आ गए थे। मतलब सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप के अंदर जितने भी राज्य आते हैं उन सभी का जो लीडर है वो सबका सब सोवियत संघ है। तो सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, जहाँ दूसरी पार्टी या विपक्ष का यहाँ पर
कोई जगह नहीं थी। मतलब कि जो यूरोप है, जो पूर्वी यूरोप का जो पार्ट है, उसे किस में बांट दिया गया था? 2 पार्ट में बांट दिया गया था, ठीक है। अगर आप यहाँ देख पा रहे हो तो मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ कि जो यूरोप है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड थे, ठीक है। ये वाला पार्ट आप मान लो जो पश्चिमी है वो है आपका अमेरिका, और जो ये वाला पार्ट है ये है सोवियत, ठीक है। तो इसके अंदर जितने भी राज्य आते हैं वो सभी का लीडर कौन था? सोवियत संघ था। वो जैसा बोलेगा वैसा ही इन सभी राज्यों को करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब मैं ये वाली लाइन बता रही हूँ कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गए थे। जैसे मान लीजिए कि 2 गली है, ए ब्लॉक और बी ब्लॉक। ए ब्लॉक का बहुत ही पावरफुल इंसान है, उसकी बी ब्लॉक के पावरफुल इंसान से लड़ाई हो गई, ठीक है। तो जो ए ब्लॉक में रहने वाले जितने भी लोग हैं ना, उन सभी को बी ब्लॉक में जाने से मना कर दिया जाएगा, चाहे उनकी उस वाली गली में लड़ाई हुई हो या ना हुई हो। बट वो लोग ना तो उनसे बोलेंगे ना कोई मतलब रखेंगे, सेम टू सेम वही हाल था, ठीक। और सोवियत संघ जो है उसने किस पर आधारित था? वो राज्य पर आधारित था। यहाँ पे निजी संपत्ति को कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। और साम्यवादी समाजवादी पर आधारित था। तो यहाँ पर किसी भी विपक्ष को कोई भी अधिकार नहीं दिया गया था। सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी रहेगी जो सभी का भला करेगी, और वो है कम्युनिस्ट पार्टी। थर्ड लाइन आती है कि जो पूर्वी यूरोप है, मतलब यूरोप का पूर्वी पार्ट यानी कि सोवियत संघ का अंडर वाला पार्ट, ठीक है। तो सोवियत संघ का नेतृत्व था। पूर्वी यूरोप के कुछ देशों में फासीवाद विचारधारा भी थी, यानी कि जब देखो फर्स्ट वॉर हो रहा था, सेकंड वॉर हो रहा था, तो यूरोप के अंदर ना बहुत तेज़ी से उस समय क्या थी कि नाजीवाद, फासीवाद, ठीक है, और ये विचारधारा बहुत ज़्यादा फैल रही थी। तो यूरोप का जो पूर्वी पार्ट है उस जगह पे जो साम्यवादी से हटकर जो दूसरी विचारधाराएं थी उन सभी को हटा दी गई, और सिर्फ साम्यवादी ही विचारधारा रहेगी। मतलब अगर मैं सेब खाऊंगा तो तुम सब भी सेब खाओगे और कोई फ्रूट नहीं खाओगे, वही वाला हाल था, ठीक। साम्यवादी विचारधारा, ठीक। तो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि पूर्वी यूरोप में जितने भी राज्य थे वो सब के सब क्या अपनाएंगे? सोवियत। दूसरा राज्य भी सोवियत, तीसरा सोवियत, चौथा सोवियत, यानी यूरोप के अंदर जितने भी राज्य आएंगे पूर्वी यूरोप के, वो सब के सब सोवियत में मिल जाएंगे। उसी को क्या कहा गया है? समाजवादी खेमे कहा गया है, ठीक है, और जिसे दूसरी दुनिया के नाम से भी जाना जाता है। तो समाजवादी खेमे के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दूसरी दुनिया किसे कहते हैं, तो हमेशा याद रखना कि यूरोप के अंदर जो पूर्वी राज्य थे जिन सभी पर सोवियत संघ ने साम्यवादी विचारधारा थोप दी थी, और सारे के सारे राज्य जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ सोवियत संघ के अकॉर्डिंग चलते थे, उन्हीं को क्या कहा गया? दूसरी दुनिया या समाजवादी खेमे। खेमे का मतलब आप याद रख सकते हो ग्रुप के अंदर जैसे, ठीक है। और सभी के सभी लोगों ने क्या अपना लिया? समाजवादी विचारधारा को अपनाया। अगर आप इस तरीके का डायग्राम अपने पेपर में बनाते हो तो सीबीएसई आपको अच्छे नंबर दे देती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन आती है, पूर्वी यूरोप के सभी देशों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली में ढाला गया। यूरोप के अंदर जो पूर्वी वाला पार्ट था, मैंने बताया ना आपको भी, जितने भी पूर्वी पार्ट के अंदर जितने भी राज्य हैं, जैसे इसके अंदर जितने भी राज्य आते हैं उन सभी के अंदर सिर्फ वही राजनीतिक और वही सामाजिक व्यवस्था रहेगी जो सोवियत संघ के अंदर है, ठीक है। सब उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। बताया ना, मतलब मैं सेब खाऊंगी तो तुम भी सेब खाओगे, इसी तरीके का। इन्हीं समाजवादी खेमे को समाजवादी खेमे या दूसरी दुनिया कहा जाता है। आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। दूसरे विश्व युद्ध का जब अंत हुआ तो उसके बाद सोवियत संघ विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति बन के उभर गया, और अगर अमेरिका को छोड़ दिया जाए तो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति कौन थी? सोवियत संघ थी, ठीक है। सोवियत संघ क्यों इतनी बड़ी महाशक्ति बना? तो सब बेहतर संचार प्रणाली थी यहाँ पे। पेन से लेकर कार तक
ये हर चीज़ अपने देश के अंदर उत्पादन करते थे, किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं थे। जैसे कि अगर अभी हम भारत की बात करते हैं, तो अगर हमें कोई चीज़ भी चाहिए तो अभी हम क्या है, दूसरे देश पर डिपेंड है। फ़ोन चाहिए तो हम चाइना या फिर अमेरिका, जापान ऐसी कंट्री पे हम डिपेंड है, क्योंकि अभी भी हमारे देश में ना बहुत सारी चीज़ों का उत्पादन नहीं होता है। तो निर्भरता जो है ना वो बहुत ज़्यादा देशों के ऊपर जो गरीब या फिर पिछड़े जो राज्य होते हैं वो करते हैं। मगर जो सोवियत संघ था उसने क्या किया, पेन से लेकर कार तक सिर्फ और सिर्फ अपने ही देश के अंदर बनाया, ताकि दूसरे देश पर उसे निर्भर ना रहना पड़े। घरेलू उपभोक्ता उद्योग इन्होंने बहुत बेहतर बना लिया अपना। ऊर्जा के संसाधन, ठीक है, वो इनके बहुत अच्छे थे। खनिज तेल, लोहा, इस्पात, मशीनरी उत्पाद, ठीक है, दूर दराज तक जाने के लिए जो रास्ते हैं, व्यापार व्यवस्था इनकी बेहतर थी और विशाल प्रणाली थी। तो ये सब इतना बेहतर था इनके पास, ठीक है, दूसरे देश पर निर्भर ही नहीं थे, अपने देश के अंदर सब कुछ था इनके। इसलिए ये क्या थी कि अगर अमेरिका को छोड़ दिया जाए तो ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति थी, जिससे कोई भी टक्कर नहीं ले सकता था। सोवियत संघ की देखो, इनके पास सब कुछ तो था, बट जो क्वालिटी जो होती है ना किसी भी चीज़ की, जैसे कि अगर आप कोई सामान ले रहे हो, ठीक है, तो आप उसकी क्वालिटी देखते हो ना कि कितने दिन तक चलेगा। ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप कोई भी सामान लेकर आ गए, नहीं ना। तो वैसे ही क्या था कि सोवियत संघ की जो वस्तुएं थी ना, उसकी गुणवत्ता जो थी वो पश्चिमी देशों की वस्तुओं की गुणवत्ता के से अच्छी नहीं थी, उनसे बेहतर नहीं थी। पिन से लेके कार तक बनाते थे, बट वो चीज़ें, वो क्वालिटी वो नहीं थी इनके अंदर, ठीक। सोवियत संघ में नागरिकों के लिए न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित थी। यानी कि सोवियत संघ के अंदर देखो, इन्होंने तो पहले ही बोल रखा है कि समाजवादी पार्टी, समाजवादी विचारधारा है। कम्युनिस्ट पार्टी इसलिए ही आई है कि ताकि समाज में समानता रहे, क्योंकि सोवियत संघ बना ही इसलिए है कि राज्यों का नियंत्रण रहेगा और निजी संस्था नहीं रहेंगे और नागरिकों का कल्याण होगा। तो इन्होंने अपने समाज के अंदर अपने राज्यों के जो नागरिक हैं उनको बहुत ही कम पैसों में अच्छी सुविधा देने की कोशिश की थी, जैसे खाना, पानी, स्वच्छ पानी, रहना, शिक्षा, ये इन्होंने कम पैसों में सुनिश्चित करी थी। जैसे कि अभी क्या है ना कि इनके यहाँ पर ना, जैसे स्कूल जो है हमारा, अगर हम अपने इंडिया की बात करते हैं या फिर हम अपने एरिया में ही बात करते हैं, तो आप हर एक गली छोड़ के देखोगे तो बहुत सारे प्राइवेट स्कूल आपको दिख जाएंगे। तो बट सोवियत संघ के अंदर ऐसा नहीं था, सब के सब राज्य के अंडर ही थे, ठीक है, मतलब प्राइवेट सेक्टर नहीं था, सब राज्य के द्वारा ही निर्धारित सारे स्कूल खोले गए थे। यहाँ पे बेरोजगारी बिल्कुल नहीं थी, सबके पास काम था। सरकार के द्वारा बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, बच्चों की देखभाल, लोक कल्याण, सभी चीज़ें यहाँ पे लोगों को मिलती थी। सोवियत प्रणाली में नौकरशाही का शिकंजा कसता गया। नौकरशाही तो जानते ही होंगे आप सब, ठीक है, जो सरकार को गाइड करती है, कानून व्यवस्था बनाने में समझाती है, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हुआ ना कि जो सरकार है वो किसके अकॉर्डिंग चल रही थी, नौकरशाही जो कहते थे, मतलब वही तो कानून बनाते थे, तो सरकार उनको चलाती थी, लोगों तक पास करती थी। तो राज्यों के अंदर क्या होने लगा, जैसे कि अगर मान के चलो अभी हमारे एरिया में कोई पुलिस वाला बन जाए तो सब उसे कैसे सलाम करते हैं, तो वैसे ही जो नौकरशाही थे, जो सरकार के लिए काम करते थे, तो समाज में उनका दबदबा बढ़ता गया, लोग उन्हें सलाम देते थे, लोग उनसे डरते थे। और एक ये भी चीज़ थी ना कि आप उनके खिलाफ़ कंप्लेन भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, समाज के अंदर नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया, जैसे कि यूपीएससी जो होते हैं वही। और अभी तो मैंने ये पार्ट फर्स्ट पे ना, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो मैं पार्ट सेकंड भी बनाऊंगी इसके आगे, हम जिसमें पढ़ेंगे मिखाइल गोर्बाचेव की रणनीति, ठीक है, मिखाइल गोर्बाचेव, उसके बारे में हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में, ओके।